एग्जैक्टली हमारे पास मेनली ये एक तरह की टेक्नोलॉजी ही कह सकते हैं इसको कि जो क्या काम करती है हमारे लिए यूज करते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मेनली चार टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जिसके अंदर हमारे पास होती हैं मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस। इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात की थी, इसी के लिए मैंने आप लोगों को कुछ जो है स्लाइड्स वगैरह भी शेयर की थी। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि इन्हीं सब चीजों को करने के लिए एक बेस है हमारे पास, और वो क्या है हमारे पास वो है HTML, CSS और JS। इन सब की बेस होती है हमारे पास। ठीक है, तो आज से क्या काम है हमारा, आज से हम लोगों ने उसी चीज को स्टार्ट करना है। अपनी HTML और CSS जो है हमने आज से उसको स्टार्ट कर देना है। डन है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ। ओके सर, अच्छा चलिए। आज मैंने क्या काम किया, बस अपना एक नया फोल्डर बनाया यहाँ पे आके, और इस फोल्डर का नाम मैं बस रख रहा हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स। सही है, वेब डेवलपमेंट कोर्स। डन करते हैं, और कुछ जरा भी कोड करने से पहले हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके हम लोग अपने सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें चाहिए, जो कि हम लोग यूज करेंगे इस पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, उनको इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं आऊंगा वापस मेरे गूगल क्रोम के ऊपर, और इस गूगल क्रोम के ऊपर हमें सबसे पहली चीज क्या सर्च करनी है, हमें सर्च करना है हमारा कोई भी कोड एडिटर। अब ये कोड एडिटर क्या चीज होती है हमारे पास। कोड एडिटर मेनली हमारे पास होती है, आप कह लो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पर जाके आप अपने कोड्स वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहीं पर जाए, लाइक पहले पहले क्या होता था, 90s के दौर में होता था ये कि लोग नोट पैड को यूज करते थे एज एन अपना कोड एडिटर। क्या काम करते थे, उस पर अपना सारा का सारा कोड टाइप करते थे, उसके बाद उसको कंपाइल करने के लिए कोई और चीज यूज करते थे। दो दो तीन तीन सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता था वहां पे। अब क्या सीन हो गया है इस वक्त मार्केट में, कि आप कोई एक ही एप्लीकेशन को यूज करते हो और उसी के अंदर जो है आप अपना कोड लिखते हो, राइट करते हो, देन उसको कंपाइल भी करते हो, रन वगैरह सारा उसी के अंदर हो जाता है। हमें अब ऐसा कोई अपना कोड एडिटर चाहिए जिसके थ्रू हम लोग ये सारे के सारे अपने काम कर सकते हैं। डन है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये हमारी प्रेफरेंस के ऊपर है कि हम लोग जो मर्जी अपना एडिटर को यूज करें। बट मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो VS कोड को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आके, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे आके अपने लिखो ब्राउजर में डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, या VS कोड भी लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा हमारा। सही है, VS कोड हो गया। आपके पास ये ऑप्शन है डाउनलोड VS कोड का, मैक, लिनक्स और विंडोज ये सभी के लिए है। आप में से कोई मैक यूजर या है लिनक्स यूजर, सभी विंडोज यूजर ही हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग मेरे साथ ही करेंगे। आप लोग यहाँ आएंगे और ये बता देख लें उन्होंने क्या काम किया, मैक के लिए बताया हुआ कि मैक में जो आप किस तरह से जो है इसको कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में आप किस तरह से उबंटू में कर सकते हैं जो लिनक्स होता है हमारे पास, और साथ में आप किस तरह से जो है अपनी विंडोज के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उसने हमें बताई हुई है यहाँ पे कि आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम लोग यहाँ आते हैं और मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है ये VS कोड पहले से डाउनलोड है तो मैं नहीं डाउनलोड करूंगा, बट आप लोग क्या काम करना है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। विंडोज 8, 10, 11 अगर किसी के पास पहले से है तो उसको डाउनलोड ऑब्वियस से करने की जरूरत नहीं है, बट अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोगों को बस इसके ऊपर आकर क्लिक करना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा ये। डन। जब ये आपका पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाता है उसके बाद इंस्टॉलेशन में एक दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हमें वो देखनी है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, आपके साथ ही जो है ना इंस्टॉल करने लगा हूँ। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड भी है, बट मैं दोबारा से करूंगा, मुझे कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप दोबारा से इंस्टॉल करते हैं तो अगर कोई अपडेट आई होती है तो वो भी उसमें आ जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैं उसको दोबारा से जो है इंस्टॉल करने लगा हूँ, और मैं आऊंगा मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ पे पड़ा होगा मेरे पास मेरा VS कोड, ये पड़ा है VS कोड का सेटअप। आप लोगों का यही डाउनलोड होगा मेनली। इस पर मैं एंटर कर रहा हूँ और जरा चेक करते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या काम करना है, अपना ये एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ पे आके एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और नेक्स्ट करते हैं इस चीज को। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाय डिफॉल्ट जब मैंने इसको पहले भी इंस्टॉल किया था तो मैंने क्या काम किया था, ये पांचों को चेक कर दिया था। इन पांचों को जरा गौर से देखो, ये क्या क्या रहे हैं हमें। फर्स्ट वाला तो चलो ठीक है, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, के डेस्कटॉप के ऊपर हमारा ये एक आइकन क्रिएट कर देगा। उसके बाद क्या चीजें हैं, ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है ये कुछ शॉर्टकट्स हैं मेनली। आप क्या काम कर सकते हो, आप जब इनको चेक करते हो इससे क्या होता है, आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। किस तरह के शॉर्टकट्स, मैं यहाँ आऊंगा अपने फोल्डर के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर आता हूँ मैं, लेट्स सपोज वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर ही आते हैं। यहाँ आते हैं और यहाँ आके अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, मेरा आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन विद कोड के नाम से। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। ये क्या काम कर रहा है, अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, मेरा ये जो वेब डेवलपमेंट कोर्स है ये ओपन हो जाएगा मेरे इस कोड के अंदर, मेरे एडिटर के अंदर जो है ये ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट मुझे किस तरह से मिला है,
ये शॉर्टकट जो है वो मुझे मिला है कुछ इस तरह से, जब मैंने ये दोनों को ऐड किया है यहाँ पे, ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद इसको ऐड किया मैंने डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में। डायरेक्टरी मेनली हम लोग जब वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, डायरेक्टरी हम लोग एक अपने फोल्डर को कहते हैं। तो हमने जब ये चेक कर लिया, उसका ये मतलब है कि ये हमारे पास एज ए शॉर्टकट जो है वहां पर हमारे मेन्यू में ऐड कर देगा हमारे वीएस कोड को। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, रजिस्टर कोड एज एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल्स, लाइक आपकी जो सपोर्टेड फाइल्स होंगी इसके अंदर आप वो यूज कर सकते हैं सारी। HTML हो सकती है, CSS JS डॉट क्या कहते हैं, C++ की हो सकती है, हमारे पास PHP की हो सकती है। हर एक लैंग्वेज को ये आपका सपोर्ट करेगा, सारी चीजें इसके अंदर हैं। अगर आप लोग ये चेक नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा वो भी आपको बताता हूँ, बट ये अच्छी चीज है, आप इसको कर लेना। ये सारे काम करके आप क्या काम करो, लास्ट वाला क्या है, ऐड टू पाथ और रिक्वायर्स सेल्फ रीस्टार्ट। ऐड टू पाथ का क्या मतलब होता है, ऐड टू पाथ का ये मतलब होता है कि आपको इसको जो है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना पड़ता है। अगर आपने इसको चेक कर लिया तो वो खुद ही हो जाएगा स्टोर, लेकिन अगर आपने यहाँ पर नहीं किया तो फिर आपको सेपरेट जाके करना पड़ेगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि वो क्या सीन है। तो इसको सिंपल नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस बस यही है, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, हमारा काम बन गया। अब जरा आ जाओ वापस इधर और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है अपने उस VS कोड को सेट कर सकते हैं। आप लोगों को क्या काम करना है, ऐड टू पाथ वाला जो लास्ट वाला नाम है उसके ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जाना है अपनी C ड्राइव के अंदर और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है प्रोग्राम डाटा के अंदर जो है हमारा VS कोड, ऊपर वाले के अंदर होगा मेरा। आई थिंक ऑनलाइन ले रहे हैं मिस। कदस ऑनलाइन है और नहीं बस ठीक। डन हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ जरा इधर वापस आप लोग, और आपका ये जो VS कोड है वो फुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आके आप सिंपल क्या काम करो, फिनिश पर क्लिक करो, आपका VS कोड जो है पूरा इंस्टॉल हो चुका है ठीक ठाक, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा था आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के आप किस तरह से, अगर वो लास्ट वाला ऐड टू पाथ वाला एक सीन है, अगर आप लोग वो नहीं करते हो तो फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा मेनली अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर, जिस जो आप अपना फोल्डर जो अपने VS कोड के अंदर ओपन करना चाह रहे हो, इसके अंदर जाओ आप और यहाँ पे आ जाओ आप। ये पाथ इस पर क्लिक किया सिंपल मैंने, और इस पाथ को मैंने क्या काम किया, कॉपी कर लिया। यहाँ पे सिंपल कॉपी किया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, आप जाएंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर और आप जाएंगे अपने PC के ऊपर और प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर मेनली हमारे पास हमारे कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, आपको क्या काम करना है, उसके अंदर अपने उस पाथ को जो स्टोर करना है बस, ताकि ये हो कि आपका ये जो पूरा का पूरा VS कोड है आप इसको पूरे अपने सिस्टम के अंदर कहीं पर भी चलाना चाहें, डेस्कटॉप के ऊपर, C के ऊपर, या कहीं भी आप D के ऊपर जहां भी चलाना चाहें आपका वो चल जाएगा। आपको लोगों को जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्लिक करेंगे इसके ऊपर आके, और आपको पाथ ऐड करना है अपना। एडिट करें, यहाँ पे आके न्यू पर क्लिक करें, यहाँ पे इसको पेस्ट करें, हमने जो पाथ वहां से लिया था, और ओके कर दें, हमारा काम बन जाएगा। बस इतना सा हमारा काम है, और मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से ऐड है, बट आप लोगों को बस ये काम करना है। डन हो गया। लेकिन अगर आप लोग वो जो है चेक करते थे तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपका काम वैसे ही हो जाना है। ओके, चलें जी, यहां तक हमारा काम डन हो गया। और अब मैं आ रहा हूं वापस मेरे इसके अंदर, मेरा ये वाला जो फोल्डर है, ये वाली मेरी जो डायरेक्टरी है, मुझे क्या काम करना है, इसको अपने VS कोड के अंदर ओपन करना है। सिंपल मैं जा रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पे आके अपना वो शॉर्टकट यूज नहीं करने वाला कि यहाँ पर क्लिक करूँ मैं और ये मेरा फोल्डर डायरेक्ट ओपन हो जाए। आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, प्योर VS कोड वाले। तो ये हमारे पास पड़ा है हमारा VS कोड, जो कि पहले खुल भी गया था, और आई थिंक ये पहले वाले ही जो मैं पहले रात को आई थिंक कोड कर रहा था, ये वो है। मैं कर रहा हूँ VS कोड के ऊपर क्लिक, तो मैं आ रहा हूँ मेरे यहाँ पे कुछ इस डैशबोर्ड के ऊपर, और ये भी वही है यार। वैसे तो मेनली आप लोग जो अपना रिसेंट वर्क कर रहे होते हो वो VS कोड के अंदर आपको वो ओपन करके दे देते हैं, ये आपका मेनली वही फोल्डर है। लेकिन आपका जो होगा ना, आपका बिल्कुल वो ब्लैंक होगा इस टाइम पे। आपको एक वेलकम का मैसेज मिलेगा वहां पे, और बोलेगा कि आप इसको बंद करें और स्टार्ट करें, अपना कोई फोल्डर ऐड करें पहले इसके अंदर, उसके बाद जाके आप स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ हिस्सा का काम मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोग जाएंगे अपने इस फाइल के ऊपर, और आप लोग जाएंगे अपने ओपन फोल्डर के ऊपर, इसके ऊपर आकर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके आप अपना फोल्डर मेनली जो है सर्च करना है,
और उसको ओपन करना है अपने बस VS कोड के अंदर। हमारा क्या था, वेब डेवलपमेंट कोर्स था हमारे पास। यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और सिंपल इसको सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। हमारा वो फोल्डर यहाँ पे हमारे VS कोड के अंदर जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे वो बस हम जो है हमसे कुछ जो चेक बॉक्स कराना चाह रहा है, चेक कराना चाह रहा है कि आपने जो फोल्डर है यहाँ पे अटैच करने की कोशिश की है, क्या वो सिक्योर है। अगर वो सिक्योर है तो ठीक है, आप ऑथर को ट्रस्ट करते हो या नहीं। हमने इसको क्या किया, काम किया, एक्सेप्ट कर लिया और बस स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा जो फोल्डर है वो हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। हाँ, आप लोगों का एक और भी आ रहा होगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप लोगों का एक ओपन फोल्डर का डायरेक्ट मैसेज आ रहा होगा। आप उस बटन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट अपनी डायरेक्टरी से पहुंच जाओगे। तो या आप तो यहाँ से आके कर लो या फिर उस ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दो, एक ही बात है। डन है। तो ये जो है ना हमारे पास, ये है हमारे पास हमारा पूरा का पूरा जो एक डैशबोर्ड होता है VS कोड का, वो है। और हमें क्या काम करना है, इसी के ऊपर काम करना है सारा। पूरी की पूरी जो हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट होने वाली है वो इसके ऊपर रहकर होने वाली है। इसके अंदर क्या काम होता है, आपके इसी के अंदर रहकर कंपाइल कर सकते हो, रन कर सकते हो, अपना कोड लिख सकते हो, उसको और ब्यूटीफाई कर सकते हो। इसके अंदर जो है डिफरेंट तरह की एक्सटेंशंस होती हैं हमारे पास, हम लोग उन सभी को जो है यूज करने वाले हैं यहाँ पे आके। तो जरा सा बस इस कोड एडिटर को देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, कोड के ऊपर आगे जाएंगे बाद में। पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में देखना है। तो ये आ गया हमारा फोल्डर, चेक कर लो, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है, इस बटन से आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। हाँ, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+B होती है हमारे पास। Ctrl+B से आप इसको कोलैब रैप वगैरह कर सकते हो सारा। यहाँ पे आपके पास एक नीचे बटन पड़ा हुआ है। अभी तो खैर हमारे पास कोई भी कोड नहीं है, किसी भी तरह का कोड नहीं है, बट आगे जाके हमारे पास अगर कोई कोड होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कोई और कोड, Nest.js के ऊपर चलते हैं और मैं RESTful API के ऊपर चलता हूँ। इसको मैं ओपन विद कोड कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं हम लोग और यहाँ आ जाओ, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके अगर आप लोग करते हो क्लिक, आप लोग क्या काम कर सकते हो, इसके ऊपर आकर सर्च कर सकते हो कोई भी चीज अपनी। लाइक अगर मैं यहाँ पे आके अपना सर्च करना चाहता हूँ मेरे कंट्रोलर्स को, ठीक है, कंट्रोलर्स के नाम से उसे कुछ मिला होगा तो वो मुझे शो करवा देगा। ये देखो ऐप module.ts के अंदर जो है ना एक पड़ा हुआ है कुछ कंट्रोलर्स के नाम से। उसके बाद ये आइटम्स के अंदर भी पड़ा हुआ है, ऐप कंट्रोलर के अंदर भी पड़ा हुआ है। तो मेरी ये जो हमारा बटन है ना सर्च का, आपको अगर आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चीज सर्च करनी है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करें और सर्च करें, आपको वो चीज आपकी मिल जाएगी। ऑब्वियसली हमारे पास तो हमारा कोई भी कोड लिखा नहीं हो तो हमें तो कुछ मिलने नहीं वाला, बट इसलिए मैंने आपको सेपरेट कोड दिखा दिया अपना। डन हो गया। तो इस तरह से आप इसके अंदर रहकर काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक अगली चीज आती है और वो आता है हमारे पास हमारा सोर्स का कंट्रोल। और ये जो चीज है ना हमारे पास, ये हमारे पास मेनली होती है हमारी गिटहब के लिए। किसी ने नाम सुना है गिटहब का? बता रहे हैं जरा आपको गिटहब कैसे। बेसिकली हम लोग एग्जैक्टली आप सही बात कर रहे हो, जो हमारे पास गिटहब होता है हम लोग उसको यूज करते हैं ताकि जो है हम लोग अपना पूरा का पूरा जो डेटा है उसको एक जगह पर स्टोर कर सकें। लेट्स सपोज क्या काम हो कि मैं एक कोड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा बैठा मैं वो कोड कर रहा हूँ और मैं ना, ये एक कंपनी का लैपटॉप है और मैं इसको घर नहीं लेकर जा सकता। मैं कुछ ऐसा समझता हूँ, वैसे मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसको घर नहीं लेकर जा सकता। तो क्या हो, मैं अपनी एक यूएसबी पकड़ूंगा और ये जो सारा सारा कोड है उसको कॉपी करूंगा, अपने पास लेकर जाऊंगा घर पे, पीसी के अंदर जाकर अटैच करूंगा, पेस्ट करूंगा, फिर मैं अपना वो सारा सारा कोड यूज कर सकता हूँ। कितना लंबा प्रोसेस सारा का सारा। ठीक है, इन्हीं चीजों से सारी सबसे बचने के लिए क्या है हमारे पास हमारा गिटहब पड़ा हुआ है। वो क्या काम करता है, आप अपना सारा का सारा एक बार कोड रखो, लिख लो, उसके बाद आप अपने कोड को जो है पुश कर दो उस गिटहब के ऊपर जाके। उसके बाद क्या होगा, आप किसी भी डिवाइस के ऊपर रहकर अगर आपके पास इंटरनेट है आप उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। गिटहब का काम मेनली ये होता है। गिटहब हमारे पास ओपन सोर्स चीज है। ओपन सोर्स का ये मतलब होता है कि आप में से कल कोई भी उठ के ना उसमें चेंजिंग कर सकता है अगर आप करना चाहें तो। बट ऑब्वियस अगर आपका जो चेंज है उनको अच्छा लगा फिर वो करने देंगे, वरना नहीं करें कर सकते हम लोग, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मेनली ये मतलब होता है। तो गिटहब का जो काम है मेनली वो हमारे पास यही है कि आप अपने सारे सारे कोड को जो है एक गिटहब की रेपो के अंदर जो है स्टोर कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, फिर आप उसको कहीं पर यूज कर सकते हो। गिटहब फुली सिक्योर होता है क्योंकि ये टोकन हमारे जनरेट कर रहा होता है JWT के। ठीक है, तो ये फुली सिक्योर होता है हमारे पास। डन हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये रन एंड डिबग के लिए। आप मेनली इसके अंदर रहकर आप अपनी कोई भी फाइल जो है रन कर सकते हो। आपके पास अगर कोई C या C++ की फाइल है, आप उसको, अब किसी ने की है वैसे C या C++, तो उसमें किस तरह से आप अपनी फाइल को रन करते हैं, कमांड लिखते हो आप लोग, एक कमांड लिखते हो। तो आप यहाँ पर क्या आके क्या काम कर सकते हो, सिंपल पूरा का पूरा अपना प्रोग्राम लिखो, इस बटन पर क्लिक करो, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर नहीं, आपको इसके लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है।
उससे क्या होगा, आपके आपके पास ऊपर यहाँ पे एक बटन आ जाता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो खुद ही प्रोग्राम रन कर जाता है। वो एक्सटेंशन इसके लिए शॉर्टकट नहीं है कोई वो, ठीक है। तो ये हमारे पास उस चीज के लिए रन और डिबग करने के लिए, इसी को आप अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो, और आप अपनी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो रन करना है। बट हमारे पास HTML और CSS का कोई ऐसा कोड होता नहीं है जो कि कंपाइल हो और रन हो। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास जो HTML और CSS है वो कोई भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या है HTML CSS? एक मार्कअप लैंग्वेज है, और हमारे पास जो CSS है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप उसको स्टाइल अगर करना चाहते हो आप अपनी CSS को यूज कर सकते हो। दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई एरर नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एरर्स हमेशा आपके एरर्स या फिर एक्सेप्शंस आपको हमेशा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है आपकी जो HTML और CSS का कोड है वो इस बटन के थ्रू नहीं रन होगा। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी है लाइक जावास्क्रिप्ट, उसका कोड इसके थ्रू रन हो सकता है। बूटस्ट्रैप ऑब्वियस हम लोग यूज करने वाले हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप क्या चीज है? बूटस्ट्रैप सिर्फ हमारे पास एक फ्रेमवर्क है हमारी उसी CSS का, लेकिन उसमें क्या कोई चीज रन करने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा, और उसके बाद एक एक्सटेंशन वाला हमारा काम है, और ये इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए, एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना। जैसे उन्होंने अभी बात की कि इसका शॉर्टकट क्या होगा कि मुझे बार बार यहाँ पे आके क्या रन एंड डिबग करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आके क्या काम कर सकते हो, अपनी कोई एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करो, उसके बाद आप अपनी उस एक्सटेंशन को जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक्सटेंशंस क्या चीजें होती हैं हमारे पास? मेनली एक्सटेंशंस हमारे पास होती हैं कि आप क्या काम कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को जो है ना उसको थोड़ा सा और रिलायबल बना सकते हो, और उसको रन करने में थोड़ी आपकी मदद करती हैं। हर एक तरह की आपको यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाने वाली हैं। शॉर्टकट्स आपको चाहिए, आपको उसकी एक्सटेंशन मिलने वाली है। अगर आप अपना कोड फास्ट करना चाहते हो और ब्यूटीफाई करना चाहते हो, आपको उसकी हर एक एक्सटेंशन मिलने वाली है यहाँ पे आके, ठीक है। तो मेनली फिलहाल के लिए मैंने तो काफी एक्सटेंशन यहाँ पे आके इंस्टॉल की हुई है पहले से ही, और ये जो लास्ट बटन है ये भी मेरी एक एक्सटेंशन है थंडर क्लाइंट, तो इसको भी आपको मैं नहीं लेकर जाऊंगा इसके ऊपर। ये देखिए मैंने अपनी इंस्टॉल की है थंडर क्लाइंट यहाँ पे आके, तो इसलिए उसने मुझे उसका एक सेपरेट बटन शो करवा दिया। बट आप लोगों को मेनली ये 5 बटन शो होने वाले हैं बाय डिफॉल्ट, छठा आपको शो नहीं होगा क्योंकि ये एक्सटेंशन सिर्फ मैंने इंस्टॉल की हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है यहाँ पे आके सिंपल, वो आप लोगों को करनी है हमारा लाइव सर्वर। आप लोगों को लाइव और सर्वर के ऊपर जाना है, और आप लोगों को ये अपनी एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल करनी है। इस पर आप क्लिक करो, और यहाँ पे आपका इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, बस उस पर क्लिक कर दो, और मेक श्योर आपके पास इंटरनेट होगा तो आपकी वो एक्सटेंशन जो इंस्टॉल हो जाएगी। ये लाइव आ रही होती है हमारे पास इंटरनेट से, तो आपके पास इंटरनेट होना मस्ट होता है। यहाँ पे आप अपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वो जो स्पेसिफिक एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो जाने वाली है, ठीक हो गया। ये हमारे पास हमारा VS कोड है सारा। उसके बाद आप नीचे आ सकते हो यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके आप अपना अकाउंट वगैरह को सेट कर सकते हो। अगर आप अपने इसी VS कोड को जो है लाइव लेकर जाना चाहो, तो अपनी लाइव कोडिंग करना चाहो कभी, तो आप इस बटन को यूज कर सकते हो। अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करें, और उसके बाद जो है आप लोग यूज कर सकते हैं इसको अपना लाइव एज इन लाइव VS कोड। एक नीचे इंटरेस्टिंग चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, और वो है हमारे पास हमारा सेटिंग्स का बटन, मैनेज का एक बटन होता है हमारे पास, और इसके अंदर जो है हमारे पास हमारा पूरा का पूरा जो VS कोड पड़ा हुआ है, आप उसका सारा जो सेटिंग आप वो यूज कर सकते हो उसको। सिंपल, आप यहाँ पे आओ, सेटिंग्स के ऊपर जाओ, और यहाँ पे आके आप अपने पूरे की VS कोड की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर मुझे किसी भी तरह का कोई काम करना है, जैसे फॉर्मेट ऑन सेव, एक तरह की चीज है, आपको अभी नहीं पता, लेकिन आगे आपको बताऊंगा। मैंने क्या काम किया, इसको चेक किया हुआ। इससे मेनली क्या काम होता है, इससे ये काम होता है कि आप अपना जो कोड है, जिस भी टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी लिखते हो ना, जैसे Ctrl+S करोगे और सेव होगा आपका कोड, वो कोई सीधा साधा हो जाएगा। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं वापस से आ रहा हूँ यहाँ पे अपने उसी कोड को जो छेड़ने लगा हूं मैं, जो मैंने पहले कोड किया हुआ है, और यहाँ पे आ जाओ। ये जैसा भी मैंने कोड लिखा हुआ है, जरा इसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया। और इसके बाद मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मेरी एक किसी भी फाइल के अंदर मैं जाऊंगा। पहले तो सर्विस फाइल इसके अंदर चलते हैं, सर्विस.ts के अंदर, TSC के अंदर जा रहा हूँ मैं, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको जो है ये कर रहा हूँ। कुछ मैंने इस तरह का काम कर दिया हुआ है। कंट्रोल में ऐसी जैसी S करता हूँ, और मुझे ये देखो उसने क्या काम किया, मेरे कर्सर को डायरेक्टली यहाँ पर आकर लेके आ चुका है। एक और काम मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने मेरी जो कोड किया ना वो अपनी टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर किया हुआ है। टाइप स्क्रिप्ट एक सेपरेट लैंग्वेज होती है जो कि जेस वाले काम कर रहे होते हैं, बट इसके अंदर आपकी एरर हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे आके इसके अंदर आपके पास ये होता है कि आपको सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है।
जैसे आपके पास आपके सी और सी प्लस प्लस के अंदर होता है एक सेमी कॉलन लगाना बहुत मस्ट है आपके लिए, यहाँ पर भी इस टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी आप लोगों को ये जरूरी होता है। अगर मैं ऐसे मैंने हटा दिए अपने सेमी कॉलन्स और मैं ऐसे आकर कंट्रोल एस करता हूँ, वही लगे हमारे सारे के सारे इस के छोटे मोटे जो शॉर्टकट्स है ना, ये वो फॉर्मेट ऑन सेव की वजह से मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने वो चेक किया था यार वहां पे जाके। ठीक है, खैर इसका सिर्फ इतना सा काम नहीं है और बहुत सा काम है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कोड मेरा बहुत ज्यादा भरने वाला है, और जब वो कोड बहुत ज्यादा टेढ़ा मेरा होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने कोड लिखा क्या हुआ है, मैं सिंपल कंट्रोल एस करूंगा, वो सारा कोड जो है वो खुद ही फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको पहले चेक किया हुआ है जाके। ठीक है, कुछ हमें इस तरह का काम करना है यहाँ पे आके, बस आप लोगों को बस ये अपनी एक्सटेंशंस को जो है इंस्टॉल कर लेना है। अब आ जाओ जरा इधर वापस, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, बस ठीक है। तो ये फॉर्मेट ऑन सेव किया। आप लोगों को फिलहाल के लिए जो अपनी एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है वो हमारे पास सिर्फ लाइव सर्वर है, उसके अलावा आप लोगों को फिलहाल किसी भी चीज को जो है इंस्टॉल नहीं करना है यहाँ पे। डन है? चलें जी, अब जब यहाँ पे आके हमारा सारा का सारा काम हो चुका है, आप वही सारे काम अपने ऊपर भी कर सकते हो। पहली बात तो ये है, अगर आपने रन करना है, आपने टर्मिनल अपना खोलना है, टर्मिनल की जरूरत फिलहाल के लिए हमें नहीं है। इसकी इसकी जो मेरी जरूरत हमें पड़ेगी आगे जाके, जब हम लोग अपनी जेएस के ऊपर काम करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो इसकी फिलहाल हमें जरूरत जरा भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ जरा इधर, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपनी एक नई फाइल जो है ना वो जनरेट कर रहा हूँ, नई फाइल अपनी क्रिएट करने लगा हूँ यहाँ पे आके। उस फाइल के अंदर आकर मेनली मैं अपना सारा सारा जो कोड है वो लिखने वाला हूँ। इस पर किस तरह से आप लोगों को अपनी फाइल क्रिएट करनी है, आप लोग यहाँ पे आते हो और आपके पास एक बटन बना हुआ है, चेक कर लो, उसने मुझे ऊपर सजेस्ट भी कर दिया है, ये न्यू फाइल है। आप जैसे इसके ऊपर आकर क्लिक करते हो, आपकी फाइल एक जनरेट होने लगी है। आप यहाँ पे लेट सपोज इसका कुछ भी नाम रख लो, फाइल का नाम आपकी मर्जी का होता है, आप कुछ भी उसका नाम रख सकते हो। मैं इसका नाम रख रहा हूँ रैंडम, रैंडम इसका मैं नाम रख रहा हूँ। और ऐसे अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये एक .txt की फाइल बनेगी, जो हमारे पास टेक्स्ट की फाइल होती है। मुझे यहाँ पे उसको वो नहीं बनाना है। मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना HTML का जो कोड है वो लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, डॉट इसकी जो एक एक्सटेंशन होती है वो मुझे .html दे देनी है। .html करेंगे, एंटर करेंगे, और हमारी जो एक फाइल है वो बन चुकी है कुछ इस तरह से। ये हमारी random.html की फाइल है, और अगर मैं इसको आपको अपने डिवाइस के अंदर जाके दिखाऊं, कहाँ है हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स, एंटर चेक करेंगे आप लोग, एक रैंडम नाम से फाइल बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, और ये उसका आइकन कौन सा दे रहा है साथ में, क्रोम, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट मेरा ब्राउजर है वो क्रोम है। अगर हम लोग यहाँ पे आके इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं ना, क्या होगा, मेरी ये वाली जो फाइल है वो मेरे ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगी डायरेक्ट। अभी तो मैंने इसके अंदर, आप लोग देख सकते हो, किसी भी तरह का कोई कोड लिखा ही नहीं हुआ है यहाँ पे आके, ऐसी है, मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे ही जाऊँ मेरे इधर इस फाइल के अंदर और मैं इसके ऊपर आकर डबल क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, वो मुझसे पहले पूछेगा कि आप गूगल क्रोम को यूज करना चाह रहे हो, मैं कहूंगा हाँ जी, ओके कर दो इस चीज को। हमारी फाइल आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, पेज ऑब्वियस है, बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि हमने जो है किसी भी तरह का कोई कोड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे आके। ऊपर नाम चेक कर लो, क्या है हमारे पास, हमारा random.html। ठीक है, तो हमारी वही फाइल यहाँ पे आके ओपन हो चुकी है। अब सीन कुछ ये है कि हम लोग यहाँ पे रह के अपने इस फाइल के अंदर मैं किसी भी तरह का कोई भी कोड लिखता हूँ, मुझे जाना है वापस मेरे ब्राउजर में, और एक बार उसको रिलोड करने की जरूरत होगी मुझे, वो सारा कोड यहाँ पर अपीयर हो जाएगा एज एन मेरा वेब पेज। ऑब्वियस है, मुझे क्या काम करना है, HTML CSS के ऊपर लिखना है सारा कोड उसका, और मैं जैसे रिलोड करूंगा अपने पेज को, वो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। पर आप लोगों को ये काम नहीं करना है। आप लोगों ने जब अपनी वो एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया, लाइव सर्वर के नाम से मैंने आपको करवाई है, उसके थ्रू आपका क्या होता है, आप जैसे अपना कोई भी कोड लिखते हो और जैसे कंट्रोल एस करके उसको सेव करते हो, आपको हमेशा अपना कोड सेव करना पड़ता है। पहली बात तो ये, हमेशा आप अपना कोड सेव करें, और इसीलिए भी आपके पास एक्सटेंशंस पड़ी हैं जो कि आपको बार बार कंट्रोल एस करने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी भी चेंजिंग करते हो, खुद इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। लेकिन मैं इस तरह की चीज़ों को कभी भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि HTML CSS तो चलो ठीक है सेव कर देगा फौरन से, आगे जाके जब मेरे पास मेरी JS हुई, हल मैंने थोड़ा सा कोड लिखा जो कि अभी पूरा कोड नहीं, मुझे पता है कि इतने से कोड में एरर आने वाला है, उसको खुद ही सेव कर देगा और एरर दे देगा मुझे फौरन से। वो बहुत ज्यादा जो है ना तंग करता है, फिर आगे जाए नॉय करता है वो। तो इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, उस एक्सटेंशन को मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, थोड़ा सा आलसीपन कम करेंगे, कंट्रोल एस खुद ही किया करेंगे हम लोग। डन है? तो अब ये चीज है हमारे पास, हम लोगों ने अपनी लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल की हुई थी यहाँ पे आके। जब आप लोगों ने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, सिर्फ कंट्रोल एस करना पड़ेगा अपने थोड़े से कोड के अंदर भी। तो आपने कोई भी कोड लिखे है, आपको सिर्फ कंट्रोल एस करना है, वो आपका कोड जो है वो खुद ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके ब्राउजर में। आपको लाइक आप अपना ब्राउजर जो बार बार रिलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ये सारे काम
ऐसा नहीं समझो कभी बता रहा हूँ ये सारे काम हमारे पास साथ साथ होते होते रहने हैं। ठीक है, आ जाओ जरा इधर बस। और अब हम लोग क्या काम करते हैं, जरा अपने कोड के ऊपर काम करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास क्या सीन होता है, हमारे पास अगर हम लोगों ने अपनी HTML का जो कोड है वो लिखना है यहाँ पे आके, तो हमें ये काम करना होता है कि अपना एक पूरी की पूरी एक बॉयलर प्लेट होती है HTML की, हमें उसको यूज करना होता है यहाँ पे। बॉयलर प्लेट पता है किसी बंदे को क्या होती है? किसी मैं बता दूं, मैं आपको बता देता हूं। और यही चीज जो है आप लोगों ने अपनी सी या सी प्लस वाली दूसरी लैंग्वेज में भी देखी होगी कि बॉयलर प्लेट मेनली हमारे पास होती है। आपके पास एक ऐसी चीज, आप उसके बगैर अपना एक तो कोड नहीं लिख सकते हो, और उसके बाद ये होता है कि आप उसको एज एन शॉर्टकट लेकर चल सकते हो कि आप अपना एक पूरा का पूरा एक बार कोड लिख दो, उसके बाद आप उसको अपने VS कोड के अंदर सेव करवा दो। अगर आपको कभी उस तरह का कोड कभी भी आगे जाके जरूरत पड़ सकती है, आप उसको एक बटन के थ्रू लेकर आ सकते हो या एक कमांड के थ्रू वापस लेकर आ सकते हो उस कोड को। हमारे पास हमारी बॉयलर प्लेट मेनली ये होती है। हमारे पास जैसे जो C++ वाले जो हैं उनको थोड़ा सा इनका आइडिया हो मे बी कि ऊपर जो हैश क्लोड IO स्ट्रीम जो होता है और stdio होता है हमारे पास, उसके बगैर हम लोग अपना प्रोग्राम नीचे रन नहीं कर सकते हैं, चला ही नहीं सकते हैं। वो क्या है, एक बेसिक उनकी बॉयलर प्लेट होती है। हमारे पास उसी तरह से जो है ना HTML की भी एक बेसिक बॉयलर प्लेट होती है, उसके बगैर आप अपनी HTML नहीं लिख सकते हो। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, अपनी वो बॉयलर प्लेट जो है किसी ना किसी तरह से लेकर आनी है, और उसकी शॉर्टकट की आपको बता रहा हूं। आप शिफ्ट और अपना ये प्रेस करोगे, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे आप अपना। मेनली इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क है हमारा ये। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पे चेक करो VS कोड को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और क्यों मैं किसी और अपने एडिटर को जो है प्रेफर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। VS कोड जो है ना हमारे पास, वो एक तो सपोर्ट करता है हमारे एमिट को। एमिट क्या चीज होती है हमारे पास डिफरेंट शॉर्टकट्स जो हमें देते हैं ना, वो हमारे पास एमिट होती है। VS कोड उस एमिट को सपोर्ट कर रहा होता है। बाकी जो दूसरे एडिटर्स हैं वो हर तरह के एमिट को सपोर्ट नहीं करते हैं, पहली बात तो ये। VS कोड जो है हमें हर छोटी बड़ी चीज के सजेशन देगा और वो हमें शो कराएगा, और उसके शॉर्टकट्स वो पहले से VS कोड के अंदर मौजूद हैं। वो ऑटो कंप्लीट जो है वो उनको खुद ही करता जाता है। बट दूसरी एडिटर्स के पास ये जो चीज है वो बहुत कम है। लेट्स सपोज अगर आप लोग यूज करते हो अपना सबलाइम टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, सबलाइम टेक्स्ट, वैसे हमारे पास वो भी एक तरह का एडिटर होता है। अगर आप लोग अपने सबलाइम टेक्स्ट को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास ये वो पूरा का पूरा एमिट को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। वहां पर आपको इस तरह के पूरे शॉर्टकट्स नहीं मिलने वाले जो कि आपको VS कोड के अंदर मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग फिलहाल VS कोड यूज करेंगे। वैसे आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनती हैं और अपना कोड को ज्यादा लिखना चाह रहे हो तो। ठीक है, मैं नहीं हूं ज्यादा मेहनती तो मैं इसी को यूज करूंगा। यहाँ आएंगे हम लोग और लगाएंगे अपना एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे, और बस एंटर कर देना। एंटर किया, अपना टैब प्रेस कर दो, एंटर किया, चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई है, हमारे पास आई है एक बॉयलर प्लेट। हमारी पूरी की पूरी जो HTML है उसकी बॉयलर प्लेट हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे। हमें जो काम करना है वो इस कोड के अंदर रहकर काम करना है। और हमारा जो वेब पेज है, मैंने आपको दिखाया जो मेरा वेब पेज था, वो वेब पेज के अंदर अगर मुझे कोई भी चीज देखनी है ना तो मैं कहाँ लिखूंगा, मेनली हमारे पास एक बॉडी होती है। मैं आपको अब ये पूरा पूरा कोड समझाता हूँ कि ये क्या चीज है। मैं आपको पहले बस बॉडी का बता रहा हूँ। बॉडी जो है ना हमारे पास, आप इन बॉडी यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आके हमारी बॉडी जो है वो एंड हो रही है। ठीक है, इसके अंदर है कि आप जो भी अपनी चीज लिखोगे वो आपको दिखेगी आपके अपने ब्राउजर के अंदर। आपका ऑब्वियसली जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसके अंदर आपको वो चीज दिखने वाली है। लेट्स सपोज हेलो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, और Ctrl+S किया हम लोगों ने इस चीज को आके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेव। लेकिन क्या क्या है, मैंने अपने इस जो मेरी फाइल है ना random.html, इसको जो लाइव नहीं किया हुआ अभी मेरे ब्राउजर में, अभी अपने वेब पेज में अभी इसको लाइव नहीं किया हुआ। तरीके में मैंने आपको बताया एक कि आप जाओ अपने यहाँ पे, और अब अगर मैं रैंडम इसको जो है अपने क्रोम के अंदर ओपन करूं, एंटर करें इस चीज को आके, क्या आ रहा है हमारे पास, हेलो दिस इज फाइल जो मैंने वहां पे अपनी बॉडी टैग के अंदर डाला हुआ था, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। लेकिन इधर आओ जरा, और मैं यहाँ पे आके अगर अपनी और कोई भी चेंज करता हूँ, ऑफ बैच A24, सही है, हमने ये काम कर लिया। और इसको मैं कर रहा हूँ Ctrl+S करके, ब्राउजर में आओ, वैसे वो जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुआ हमारा कोड। मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे अब इसको एक बार आकर रिलोड करना पड़ेगा कुछ इस तरह। ठीक है, हेलो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ बैच A24, और उसके बाद हमने इसको रिलोड किया तो हमारे पास पूरा पूरा मैसेज आ गया। तो ये हमारे पास एक तरीका है कि आप अपना जो भी कोड लिखते हो आप अपनी उस फाइल को जो है ओपन करो डायरेक्ट अपने क्रोम के अंदर जाकर। एक हमारे पास तरीका ये है, बट मैं ये काम करने नहीं वाला हूँ क्योंकि बार बार जो है मैं अपना जो मेरा क्रोम है उसको बार बार रिलोड नहीं करना चाहता हूँ मैं।
जैसे मुझे यहाँ पर आपके करना पड़ रहा है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ वापस से कंट्रोल डब्ल्यू, खैर आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डब्ल्यू आपकी किसी भी टैब को बंद करने के लिए। मैं मेनली सारा काम अपना अपने कीबोर्ड के थ्रू करता हूँ, माउस के थ्रू मैं बहुत कम काम करता हूँ, इसलिए आपको शॉर्टकट्स की मैं बताता रहूंगा इस तरह के साथ साथ ही। ठीक हो गया। तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे आके, और अब आ जाओ इधर, और मैं इसके अंदर आकर थोड़ा सा और कोड लिखता हूँ। वही है स्ट्रेंथ ऑफ 30 लगा लो इतनी, ठीक है। सेव करते हैं इस चीज को आके, और अगर आप लोगों ने जो है अपनी वो एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया है मेरे साथ, लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की है, आपके पास नीचे एक बटन आ रहा होगा, यहाँ पर गो लाइव का एक बटन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे चेक कर लें, आप लोग दिख रहे हैं। तो गो लाइव का हमारे पास एक बटन आ रहा है यहाँ पे आके, जैसे आप क्लिक करोगे अपने इस बटन के ऊपर, हमारा ये जो फाइल है, हमारी ये जो फाइल है हमारे पास एक पोर्ट के ऊपर जाकर रन कर जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी हमारी एक फाइल। क्लिक करो, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, कुछ इस तरह से क्लिक हो गया, स्टार्ट कर रहा है मेरा सर्वर। कहाँ पे? पोर्ट 5500 के ऊपर, और ये चेक करो मेरे पास वो पूरी चीज आ चुकी है। थोड़ा सा इसका मैं और चेंज करके दिखाता हूँ, सिर्फ कंट्रोल एस करूंगा, वो पूरी चीज वापस से वहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइव सर्वर का काम ही क्या है, वो लाइव कर रहा होता है यार काम। जैसे आप कंट्रोल एस करोगे, आपको ब्राउजर में जाकर कोई बार बार उसको रिलोड करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस सीधा वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ आया मैं, और मैं एक रैंडम ऐसे ही डाल रहा हूँ, बहुत गंदा कंटेंट डालने की कोशिश की है मैंने, ये मैंने कर दिया, और इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं, जैसे कंट्रोल एस, और मेरे ब्राउजर में तो आपको वो चीज दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। लाइव सर्वर का काम ये है। और आपने अपनी वैसे पीसी में जाकर या अपनी डिवाइस में जाकर अपनी फाइल को ओपन किया क्रोम के अंदर, फिर क्या करना पड़ेगा हमें, बार बार रिलोड करना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया कि यार कि क्या चीज हमें यूज करनी है यहाँ पे, वैसे आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हो। चलें जी, तो ये है हमारे पास हमारा बॉडी का टैग, बट मैं बॉडी के अंदर भी जाने ही नहीं वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ यहाँ पे। अब ये चीज चेक करो, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया फॉर्मेट ऑन सेव, कंट्रोल जी कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और ये सारा का सारा कोड है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, मैं जैसे इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ ना, फॉर्मेट खुद ही हो गया वो मेरा कोड। ये कुछ इसका काम है, हमारे कोड को काफी ठीक ठाक कर बना देता है। चलिए जी, अब जरा हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इस कोड को समझने वाले हैं कि ये जो कोड है हमारे पास ये क्या चीज है। सर ये दोबारा बता दीजिए जो आपने शॉर्टकट किया है। मैंने शॉर्टकट कुछ नहीं, मैंने कंट्रोल एस किया है, वो पूरी फॉर्मेट हो गया। और इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ आएंगे आप लोग अपनी सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे आके आप लोग करोगे सेटिंग्स के ऊपर, और आप लोगों ने सर्च करना है सर्च सेटिंग्स में फॉर्मेट ऑन सेव, कुछ इस तरह से। और ये मैंने चेक किया हुआ है, आप लोगों को बस इसको चेक करना है। लैपटॉप सभी ने लेकर आए नेक्स्ट क्लास में। मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ ओपन थोड़ा सा, ठीक है, डन है, नजर आ रहा है आपको, गुड है। तो ये है हमारी सेटिंग्स यहाँ पे। चलें जी, तो अब जरा अपने इस कोड को जो समझते हैं हम लोग। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में हमारी, कि HTML क्या चीज है हमारे पास, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि आप क्या काम करते हो, अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हो उसके थ्रू। कुछ ऐसे काम हमने किया था लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे क्या चीज होता है, हमारे पास जो पूरी की पूरी हमारी HTML होती है, वो हमारा पूरा का पूरा जो मार्कअप बनाती है, हमारा जो स्ट्रक्चर, उसको मेनली मार्कअप कहते हैं हम लोग। पूरा का पूरा जो हमारा वो मार्कअप क्रिएट करती है, वो टैग्स की फॉर्म में क्रिएट करती है, एज इन टैग्स हर एक चीज को वो लेकर आती है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना इस कोड को, तो इस पूरे के पूरे कोड में टैग ही लगे हुए हैं। अब टैग क्या चीजें होती है, सिंपल, ये जो भी आपकी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आ जाती है चीज, मैं लेट्स सपोज हारिस ही लिख देता हूँ और इसको बंद करता हूँ, तो ये भी मेरा एक टैग बन चुका है, हारिस मेरा एक टैग बन चुका है यहाँ पे। तो ये मेरा एक टैग होता है, जहाँ पे आपकी जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर आप जो भी चीज डालते हो, आपका वही उस टैग का नाम होता है। मेरे इस टैग का नाम जो है वो हारिस है, ठीक है। इसको खत्म कर रहे हैं, सेव करेंगे। तो इस अपनी इस कोड को अब समझते हैं, सारे सारे जो टैग्स हैं उनको समझते हैं अब हम लोग। तो फर्स्ट जो लाइन आ रही है हमारे पास, डॉक टाइप HTML, इससे क्या हमें पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है इससे हमें। हमारा जो डॉक्यूमेंट जो हमने लेने इसके अंदर रहकर काम करना है, वो क्या है, उसकी जो टाइप है वो HTML है हमारे पास, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास क्या चीज होती है, हमारे पास कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि ओपन और क्लोज दोनों हो रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो मेरा हारिस था ओपन हो रहा है यहाँ पे आके, और उसके बाद वो यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है। इसके अंदर ऑब्वियस रह के मैं कोई भी चीज लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ मैं इसके अंदर रह के, वो उस टैग के अंदर होगी। बट यहाँ पे जो है मेरा टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पे आके मेरा टैग जो है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह का हमारे पास कुछ यहाँ पर भी सीन है कि हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो ओपन क्लोज हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ टैग्स होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स,
जिनको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप लोग देखोगे हमारा ये जो है एक डॉक टाइप HTML, आप लोग देखोगे ये ओपन हो रहा है, क्लोज कहीं पर नहीं हो रहा। देख लो, हो रहा है कहीं पर ये क्लोज, ये क्लोज कहीं पर नहीं हो रहा, सिर्फ ये ओपन हो रहा है क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है हमारा यहाँ पे आके। उसके बाद अगर आप अपना एक टैग देखो HTML का, ठीक है, ये HTML का टैग यहाँ पे आके ओपन हो रहा है, नीचे आके वो क्लोज भी हो ही रहा है, ठीक है। तो ओपन क्लोज ये सीन है हमारे पास यहाँ पे। अब इस HTML के टैग के ऊपर बात करते हैं जरा। ये क्या हुआ, जो सेल्फ क्लोजिंग और इसमें देखो इनकी प्रॉपर्टीज में इसकी इसी तरह का फर्क नहीं आ जाता कि इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, उसका मसला नहीं है। बट ये है कि एक हमारे पास टैग होता है, लेट सपोज मैं डाल रहा हूँ P का टैग और एंटर कर रहा हूँ मैं, ये मेरा पैराग्राफ का टैग होता है, ये लगाया मैंने, इसके अंदर रहकर अपना कोई पैराग्राफ डाल सकता हूँ। लेकिन एक मेरे पास टैग होता है HR का टैग, एंटर करता हूँ, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इससे क्या होता है, वो अपना अपना काम करेगा और आपको इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है बस, और इसमें कोई चीज नहीं है। हॉरिजॉन्टल रो मैं इसके ऊपर आगे बताऊंगा, फिलहाल ये हॉरिजॉन्टल रो ही होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब आ दूसरा अपने यहाँ पर, और ये है हमारे पास हमारा एक HTML का टैग। देखो ये जो चीज होती है हमारे पास, हमारे टैग का नाम होता है। फिलहाल यहाँ पे रहो, अच्छा यहाँ पे आके आप अपनी कोड को जो है वो रैप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो कभी भी। तो हमारे पास क्या चीज होती है, हमारे पास हमेशा एक जो हमारा टैग है उसका नाम होता है और उसके बाद उसका एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या चीज होती है हमारे पास, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं उस चीज को। हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट है वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक HTML का टैग पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो लैंग है ये मेनली हमारे पास लैंग्वेज होती है, ठीक है। आपको ये चीज बता दूं कि ये कोड जो है हमें रटने की जरूरत नहीं है, ये कोड हमें खुद ही बना मिल रहा है पहले से, ठीक है। और मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कोड काम क्या कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो है HTML एक टैग है और उसके अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट है लैंग के नाम से, और लैंग क्या है हमारे पास, लैंग्वेज है। एट्रीब्यूट आपका जो होता है हमारे पास सिंटैक्स वो कुछ ये होता है कि आप अपना पहले एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो और उसको इज इक्वल टू कर देते हो उसकी वैल्यू के। हम लोग यहाँ पे आके मेरी जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश को यूज करने वाले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे आके EN लिख दिया हुआ। इस तरह से लोग क्या काम करते हैं, एक टैग लगाते हैं और उसका एक एट्रीब्यूट लगाते हैं। हमेशा आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लगते हैं आपका जो जहां पर टैग ओपन हो रहा है उसकी एंगुलर ब्रैकेट से पहले। यहाँ पर चेक कर लो कहां पर लगा हुआ है ये टैग, एट्रीब्यूट कहां लगा हुआ है, ब्रैकेट से पहले लगा हुआ है। बस एक स्पेस डाला, नाम के बाद एक स्पेस डाला और उसके बाद उसने अपना एट्रीब्यूट लगा दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। आपके टैग की किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इमेज लगाने के लिए कोई भी टैग होगा, ठीक है। उसको अगर मैंने हाइट और विड्थ उसकी सेट करनी है कभी भी, मैं उसको एज एन एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ। हाइट उसकी 800 कर दो, विड्थ उसकी 500 कर दो, जो भी चीजें मैंने करनी है तो उसके एज एन एट्रीब्यूट काम करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको भी आगे देखेंगे। तो ये जो HTML है हमारे पास, ये हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ओपन क्लोज हो रहा है खुद ये टैग, और उसके अंदर ये लैंग जो है वो हमारा एट्रीब्यूट होता है। डन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हमारा एक हेड का टैग। हेड का टैग क्या काम कर रहा होता है हमारे पास, हेड का टैग मेनली होता है हमारे पास हमारी पूरी की पूरी जो वेब पेज बनने वाली है, पूरा का पूरा जो हमारे पास एप्लीकेशन है यहाँ पे आके, उसका हेडर होता है ये सारा का सारा। और हेडर क्या चीज है हमारे पास, अगर मैं आपको अपना ब्राउजर दिखाऊं तो ये चीज है हेडर हमारे पास, ये है छोटा ही होता है, एग्जैक्टली छोटा ही होता है। बस इसके अंदर आपको ये पहले बाय डिफॉल्ट को कुछ चीजें देता है, आप उसको चेंज ऑफ से कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या सीन है, एक तो ये हमारे पास आइकन होता है, जैसे कि VS कोड का आइकन है साथ उसके लगा हुआ है, मीट का आइकन है, व्हाट्सएप का आइकन है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके भी अपना आइकन लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये उन्होंने बस एक सर्वर आइकन लगा के दे दिया जो लोकल होस्ट का है हमारे पास, ठीक है। और साथ उससे दिया हमें डॉक्यूमेंट, जो कि इसने हमें हमारी फाइल का टाइटल दे दिया, हम लोग इसको तो अभी चेंज कर देंगे, ठीक है। आज इधर अपने हेड टैग के ऊपर जरा काम करते हैं। हेड टैग के अंदर मैंने आपको बताया कि ऊपर आपका सारा सारा टाइटल, उसके अंदर जो भी चीजें वो सारी आती हैं उसके अंदर। और हेड टैग के अंदर क्या चीज होती है हमारे पास, हेड टैग के अंदर होते हैं हमारे पास हमारे डिफरेंट मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या काम करते हैं, ये आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ के हवाले से। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप कभी भी एसईओ का कोर्स करते हैं तो उसके ऊपर आपका ये पूरा का पूरा कोर्स है मेटा टैग्स का, कि आप मेटा टैग्स किस तरह से ऐड कर सकते हो। अब इसको इस तरह से कंफ्यूजिंग नहीं करना कि हमें इसके अंदर एसईओ भी हो रही है हमारे पास यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ उसका कुछ छोटा सा पार्ट आप कह सकते हो, पूरी पूरी एसईओ ये नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी एसईओ बेस करते हैं हमारी इन मेटा टैग्स के ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट ये थोड़ा सा पार्ट है उसका, ठीक है। मेटा टैग्स होते क्या है हमारे पास,
मेटा टैग्स मेनली हमारे होते हैं हमारी वेबसाइट्स की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए। वेबसाइट्स की रैंकिंग क्या होती है? मेनली वो एसईओ होते हैं, एसईओ होते हैं हमारे पास, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमें हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बेहतर करनी है ना, तो हम लोग, हमारे पास एक तरीका ये, वैसे तो एसईओ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं हमारे पास बेहतर करने के लिए, बट एक तरीका ये कि आप अपनी इन मेटा टैग्स को ऐड कर सकते हो वहां पे जाके। बाय डिफॉल्ट ये 3 ही होते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं, अभी और बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये है हमारे पास। अब जरा इनको देखते हैं, मेटा टैग्स क्या हमारी एसईओ की रैंकिंग बेहतर करेंगे, वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर करेंगे, जरा इनको देखते हैं मेटा टैग्स। अब आ जाओ जरा इधर, और ये तो हमारा टैग हो गया मेटा। उसके अंदर हम लोग अगर देखें तो है हमारे पास ये क्या है? एट्रीब्यूट। हमने देखा एट्रीब्यूट है, इसको क्या सेट बोल रहे हैं हम लोग कि कैरेक्टर्स का सेट क्या होने वाला है। कैरेक्टर सेट मतलब आपकी कोडिंग की टाइप कह लो। हम लोग यहाँ पे कोडिंग करने वाले, वो किस चीज की करने वाले हैं यहाँ पे आके कोडिंग। आप लोगों ने कभी बफर का नाम सुना? बफर क्या चीज होती है? बफर हमारे पास होते हैं चंक का डेटा। आपको पता होगा कि आपकी जो भी आपकी डिवाइस है या जो भी आपका कंप्यूटर होता है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ऐसे है ना, 0101 वो इसी चीज को समझ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये UTF-8, हम लोग उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं भाई कि हम लोग बाइनरी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, हम लोग 0101 नहीं करते रहेंगे। यहाँ पे आके हम लोग प्योर HTML CSS लिखने लगे हैं। यहाँ पे आके UTF-8 जो है हमारी कोडिंग की यहाँ पे आके टाइप होने वाली है। UTF-8 हमारी कोडिंग की टाइप होने वाली है, ठीक है। अगर हम लोग ये नहीं करते हैं और इसको यूज नहीं करते, आगे जाके हम लोग देखेंगे भी कि हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो एज एन बफर डेटा आ रहा है हमारे पास। बफर डेटा मींस चंक्स की फॉर्म में आ रहा है, 0101 की फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, बैकएंड के ऊपर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे मेनली। कंपल्सरी है, एट्रीब्यूट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज को काम कर रहा है। एट्रीब्यूट्स इसलिए भी होते हैं कि आपके टैबो टैग, आप देखो मैट टैग्स को देखो यहाँ पे आके, अपने मेटा टैग्स को, टैग सेम ही है, मेटा 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 टैग सेम ही है, बट वो तीनों टैग्स डिफरेंट काम कर रहे हैं। वो डिफरेंट काम किस तरह से करें? क्योंकि उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिली हुई है। प्रॉपर्टीज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ऐसी मेटा टैग लगा दो, ऐसी लगा दो, मैं इसको हटा दूं अगर यहाँ पे आके, ये सिंपल एक मेटा टैग बन चुका है, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, मुझे इसकी जरूरत नहीं। फिर अगर मैंने इसको हटा दिया पूरा का पूरा, ये मेरी एसईओ खास बेहतर करेगा? कुछ बेहतर नहीं करेगा मेरी एसईओ को। अगर मैं नीचे वाले आकर इन सभी अपने एट्रीब्यूट्स को हटा देता हूँ, क्या होगा? मेरी एसईओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जरा बेहतर नहीं होने वाली इसी चीज से मेरी एसईओ। टैग्स हम लोग यूज करते हैं, टैग्स के अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं हम लोग उनको यूज करते हैं हमारे टैग्स की प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। बगैर टैग्स के, हमारे बगैर एट्रीब्यूट्स के हमारे टैग्स कुछ नहीं होते हैं। आप देखोगे आगे जाके कि डिफरेंट, हम लोग जो यहाँ पे आगे टैग्स को यूज करने वाले हैं उनके एट्रीब्यूट्स होंगे पहले से ही बिल्ट इन होते हैं। एट्रीब्यूट्स हम लोग उनको यूज करना है, ऐसा नहीं कि हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स बनाने वाले हैं, वो पहले से बिल्ट इन होते हैं उनके अंदर, हम लोग उनको यूज करेंगे। तो कैर सेट UTF-8 जो है हमारे पास, वो क्या है? हमारे पास हमारी कोडिंग की टाइप होने वाली है कि आप कोडिंग जो है वो अपनी किस चीज के अंदर करने वाले हो, किस लैंग्वेज के अंदर करने वाले हो, किस कोडिंग सेंस के अंदर करने वाले हो। हम लोग UTF-8 के अंदर करने वाले हैं। एक टैग हमारा ये, और चेक कर लो ये कौन सा टैग है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये, क्योंकि ओपन हो रहा है, क्लोज कहीं पर नहीं हो रहा। सेल्फ क्लोजिंग टैग है हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हमारा अगला टैग, मेटा टैग ही है, और HTTP इक्विवेलेंट XUA कंपैटिबल और कंटेंट IE इज इक्वल टू H। अब ये चीज चेक करो, एक तो ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है हमारे पास। दूसरा ये है कि इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स आए हुए हैं। इसका ये मतलब कि हम लोग अपने एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ही लगेगा, एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक कंटेंट और एक ये HTTP UKIF, ठीक है। ये हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स है। अब ये क्या काम कर रहे हैं हमारे पास? ये दोनों एट्रीब्यूट्स क्या काम करते हैं हमारे पास? मेनली हम लोग इन दोनों एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे हैं। एक सेकेंड, आई थिंक किसी ने ज्वाइन तो नहीं किया, मुझे लग रहा था। ये है हमारे पास। तो यहाँ पे आके जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है HTTP और इक्विवेलेंट XUA कंपैटिबल। इसका ये मतलब है कि आपका जो भी आप यहाँ पे आके अपने वेब पेज के अंदर कोडिंग करने वाले हो वो कंपैटिबल होगी आपके हर एक डिवाइस के ऊपर। पहली बात तो ये, हर एक डिवाइस के ऊपर जो है वो कंपैटिबल होने वाली है, ठीक है। और अगला जो है ना हमारे पास कंटेंट IE इज इक्वल टू H। एच हमें पता है क्या चीज है, हमारे पास हमारा ब्राउजर है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक अपग्रेडेड वर्जन है हमारे पास, एच जो होता है हमारे पास। अब पहले क्या होता था 90s के दौर में होता था ये कि आपकी हर एक एप्लीकेशन आपके उस इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है ना सपोर्ट नहीं करती थी।
आपकी एप्लीकेशन जो थी वो कुछ स्पेसिफिक अपने ब्राउजर को ही सपोर्ट करती थी, आपके उस ना ब्राउजर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसको नहीं सपोर्ट करती थी। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि नहीं भाई ये जो है एज को सपोर्ट करेगी, हमारी जो एप्लीकेशन है आप इसको एज के ऊपर भी चला सकते हो। इसको इस चीज से कंफ्यूजिंग नहीं करना कि हमने ये टैग लगाया है तभी ये काम कर रहा है, तभी अभी ये अगर मैंने इसको हटा दिया है तो अब ये सपोर्ट नहीं करेगी मेरे एज को, इसका ये मतलब नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेटा टैग्स काम क्या कर रहे हैं हमारी एसईओ के लिए। मेटा टैग्स हम लोग लगाते हैं अपने, ताकि हमारे सर्च इंजन को पता चल सके कि इस एप्लीकेशन के अंदर ये चीज मौजूद है, ये चीज मौजूद है, ये चीज मौजूद है। अगर हम लोग ये टैग नहीं लगाते हैं फिर भी ये कंपैटिबल है, फिर भी ये सपोर्ट करेगी, बट हमारे एसईओ को पता नहीं चलेगा, हमारी जो सर्च इंजन है उसको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर ये चीज ऐड है कि नहीं। उसको पहले से इसको सर्च करना पड़ेगा कि ये कंपैटिबल है कि नहीं, करेगा उसके बाद जाके वो उसको ऊपर शो करवा देगा। थोड़ा सा उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है और इसलिए हमारा क्या होता है, हमारी एसईओ की रैंकिंग जो है ना, हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग है स्लो हो जाती है। फिर मेटा टैग्स आप जितने ज्यादा लगाओगे उतना जो है आपके पास आएगा, वेबसाइट की रैंकिंग और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। मैंने अपने उस टैग को हटा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये एज के ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा, बट उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि उसको चेक करने के लिए कि एज के ऊपर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। मैंने जब लगा दिया था उसको, उसका ये मतलब था कि भाई ये सपोर्ट करेगा। मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं और अपना टैग ऐड करने लगा हूं। मैं ये बाय डिफॉल्ट 3 मेटा टैग ऐड होने लगे हैं, मैं और अपने मेटा टैग्स को ऐड करने वाला हूं अभी। ठीक है, पहले इनको समझते हैं। तो मेटा, उसके बाद हमारे पास एक आ रहा है नेम व्यू पॉट, पहला एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट कंटेंट विथ डिवाइस और इनिशियल स्केल 1.0। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है हमारे पास, ये है हमारे पास हमारे सर्च इंजन को बताने के लिए कि हमारी एप्लीकेशन जो है रिस्पॉन्सिव है। हर एक डिवाइस के ऊपर हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली और हर डिवाइस फ्रेंडली। कोई भी आपकी डिवाइस हो सकती है, टैब हो सकता है, पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, हर कोई भी आप डिवाइस लेकर आ जाओ, उसके ऊपर हमारी ये जो एप्लीकेशन है ना वो सपोर्ट करेगी। उसके ऐसा नहीं है कि मेरी जो बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, उसका फॉन्ट साइज ज्यादा है, अगर मैं अपना मोबाइल छोटा करता हूँ तो वहां पर कोई इतना ज्यादा बड़ा उसका साइज रहे, ऐसा नहीं होगा। छोटी स्क्रीन के ऊपर उसका साइज उसके मुताबिक होगा। ये सारे काम वो बता रहे हैं कि ये सारा हमारी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। मैं आपको यहाँ पे आके चीज दिखाता हूँ। आप इसी पेज पर रहकर राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। ये आपके ब्राउजर का टूल है, ये कोई VS कोड, कोई कोड का या फिर एचटीएमएल का टूल नहीं है, ब्राउजर का टूल होता है। इंस्पेक्ट पर क्लिक करो और यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है टॉगल डिवाइस टूलबार के नाम से, टॉगल डिवाइस टूलबार। इस पर क्लिक करो तो ये चेक करोगे आप लोग। ये अब वो मुझे दिखा रहा है मेरा मोबाइल व्यू। क्या अभी अभी तो मेरा पेज बिल्कुल खाली है, मैंने इसके अंदर कोई कंटेंट डाला होता है दोस्तों, मुझे दिखाना कि मोबाइल में आपकी एप्लीकेशन किस तरह से दिखने वाली है। आप ऊपर चेक करोगे, क्लिक करो यहाँ पे आके, यहाँ पे उसने मुझे डिफरेंट जो है ना डिवाइसेस दी हुई है कि इस डिवाइस पर चेक करो, इस पर चेक करो कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह से दिखने वाली है। ऊपर विड्थ, हाइट और विड्थ उसने ऊपर सेट की हुई है कि इनकी ये इतनी इतनी इनकी हाइट और विड्थ है। जैसे कि मैं आईपैड एयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, वहां पे इसकी जो है वो कुछ ये साइज होगा। ठीक है, अगर मैं आता हूं यहाँ पे आके और किसी और के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेट सपोज आईपैड मिनी के ऊपर या आईफोन के ऊपर क्लिक करते हैं, आईफोन 12 प्रो, वहां पे कुछ हिस्सा से आ जाएंगे हमारे पास चीजें। ठीक है, अभी पेज बिल्कुल ब्लैंक है तो हमें कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा, लेकिन ये इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल फ्रेंडली या टैब फ्रेंडली है कि नहीं है। ठीक है, और होनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि डेवलपर्स क्या काम करते थे हर डिवाइस से, क्योंकि पहले ये था कि मोबाइल फोन ज्यादा होते नहीं थे, क्या होता था सिर्फ एक पीसी होता था, लैपटॉप उस टाइम पे नहीं होते, तो क्या काम करते थे डेवलपर्स के एक पूरी पूरी जो एप्लीकेशन बनाते थे वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही बनाते थे। ऐसा नहीं है कि मोबाइल के लिए भी बना दें और डिफरेंट चीजों के लिए बना दें, वो सिर्फ बनाते थे अपने कंप्यूटर के लिए। क्या हुआ कि अगर किसी बंदे को चाहिए थी कि किसके पास अगर मोबाइल होता था उस टाइम पे, अगर उसको अपनी एप्लीकेशन मोबाइल पर भी चाहिए थी, उसके लिए वो सेपरेटली चार्ज करते थे कि हमें एक पूरी पूरी सेपरेट एप्लीकेशन बनानी है इस मोबाइल फोन के लिए। तो हमने पीसी के लिए तो बनाई, लेकिन सेलफोन के लिए हमें सेपरेट बनानी पड़ेगी, उसके लिए सेपरेट वो चार्ज करते थे। देखो उस टाइम पर ये नीड नहीं थी हमारे पास, इस टाइम पर बहुत नीड है, इसकी नेसेसिटी हो चुकी है हमारे पास। नेसेसिटी है किस तरह से आपको अपनी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव बनानी ही पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए सेपरेट चार्ज करोगे। आप अपनी एप्लीकेशन को इस टाइम पे, क्योंकि जो है हर बंदे के पास लैपटॉप नहीं है, हर बंदे के पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल फोन हर बंदे के पास है। मोस्टली यूजर्स जो होंगे आपके, वो आपको आप देखेंगे अगर आपके सेलफोन के थ्रू ही, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो हर डिवाइस पर जो है रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है आप पे आके। ठीक है, ये कुछ चीजें हमारे पास। तो
व्यू पोर्ट हाइट होती है हमारे पास, यहाँ पे व्यू पोर्ट होता है हमारा पूरा का पूरा वेब पेज, ठीक है, जो हमारा व्यू आ रहा है, व्यू पोर्ट हाइट ऑफ पेज की बात कर रहे हो, ठीक है, वीए जो होता है हमारा, ये व्यू पोर्ट हमारा पूरा का पूरा वेब पेज है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे आके, तो ये वाला जो टैग है हमारे पास वो बता रहा है कि भाई हमारी एप्लीकेशन फुली रिस्पॉन्सिव होने वाली है हर डिवाइस के ऊपर भी, और वापस से सिर्फ मैंने अपना ये टैग लगा दी, इसका ये मतलब नहीं कि रिस्पॉन्सिव हो चुकी है मेरी एप्लीकेशन, सिर्फ मैं अपने एसईओ को, सर्च इंजन को बता रहा हूँ कि है रिस्पॉन्सिव है भाई, भले ही नहीं है लेकिन फिर भी है, हम लोग आगे जाके कर लेंगे, बट हमें अब अपने सर्च इंजन को बताना है कि भाई ये पहले रिस्पॉन्सिव है ताकि इसकी रैंकिंग बहुत बेहतर हो सके। आगे जाके हम लोग कुछ इस तरह का कोड लिखने वाले हैं जिससे हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये कुछ चीज हमारे पास टैग्स होते हैं। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, अपने कुछ और टैग्स को ऐड करने लगा हूं। लेट्स सपोज मेटा टैग एक और मैं ऐड करता हूं, और ये देख लो उससे डिफरेंट हमें नीचे मेटा टैग्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग यूटीएफ वाला यूज कर ही रहे हैं, पहले से एच वाला यूज कर ही रहे हैं, डिस्क्रिप्शन वाला आई थिंक यूज नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आके यूज करने वाला हूं मेरा ये केडब्ल्यू का मतलब होता है कीवर्ड, ठीक है। अब ये चीज चेक करो, मैंने सिर्फ उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे पूरा का पूरा टैग खुद ही जनरेट करके दे दिया। वापस मेरे वीएस कोड का ये फीचर है, मेरी ये का कोई फीचर नहीं है, ये वीएस कोड का फीचर है ये, क्योंकि मेरा वीएस कोड एमिट को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे इसके अंदर ये चीज होती है हमारे पास कि आपको बहुत ज्यादा अपना कोड लिखने की जरूरत नहीं है, वीएस कोड आपका बहुत ज्यादा काम कर देता है, आपको बस पता हो कि आपको करना क्या है। डन है, तो यहां पे आओ, और मेटा टैग एक है हमारे पास कीवर्ड्स, इसका जो नाम है ना इस मेरे मेटा टैग का वो क्या है, कीवर्ड्स, और उसके बाद इसका कंटेंट हम लोग यहाँ पे आके डालेंगे। लेट्स सपोज मेरी क्या है, मेरी एक वेबसाइट है या मेरा एक बिजनेस है रेस्टोरेंट के नाम से, रेस्टोरेंट है मेरा, और उसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, फास्ट फूड देता हूँ, फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड वहां पे जाके बेच रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो कि अगर बहुत ही कोई लेम यूजर है, वो सेलफोन पर सर्च करता है बेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट नियर मी, ऑब्वियस हम लोग अक्सर ऐसे सर्च करते हैं ना। तो क्या हो अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा ब्राउजर और मैं लिख लेता हूं बेस्ट फास्ट फूड, और फास्ट फूड ऐसे लिखते हैं, ये देख लो नीचे आ रहे हैं, बेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स नियर मी, और वैसे वो मुझे दिखाएगा, मुझे अपना मैप वगैरह ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो मुझे शो करवा रहा है कि जो जो चीजें हैं हमारे पास, उसने मुझे मैप सारा शो करवा दी है कि आपके पास जो बेस्ट है वो ये पड़े हुए हैं, बर्गर कैट हो गया, ग्रिल हट हो गया, फूड लैंड हो गया, ये सबसे ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है एसईओ के हवाले से। टॉप के ऊपर हमारे पास क्या चीजें आई हैं, प्लेसेस हमारे पास कौन से आए हैं, ये कुछ चीजें आई हैं हमारे पास, कि इन्होंने अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत बेहतर की है। जब मैंने ये अपना सर्च किया है, क्या सर्च किया है, मैंने अपना सर्च किया है बेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स नियर मी, मैंने जब इस चीज को सर्च किया तो ये वाली चीजें मेरे पास टॉप के ऊपर आई, क्योंकि इनकी एसईओ बेहतर हुई है। क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ वही आ रही है, मैंने बस इसको भी सेट किया ना। अच्छा जी, तो ये हुआ हमारे पास, मैंने जब इसको सर्च किया उसने मुझे सारी चीजें शो करवा दी है। अब क्या हो, अब वो मेरी एसईओ का और उसका इस मेटा टैग के साथ क्या लिंक है। जब मैंने बेस्ट को सर्च किया ना, बेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट, अब बेस्ट जो है ना वो एक तरह का कीवर्ड होता है, बेस्ट कीवर्ड है, फास्ट फूड कीवर्ड है, रेस्टोरेंट कीवर्ड है। अगर मैं उन सभी को जो है ना यहाँ पे आके ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज बेस्ट एक मैंने ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे आके हमें सोचना पड़ता है एज एन यूजर कि हम एक यूजर ही और हम लोग क्या क्या चीजें सर्च कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ बेस्ट, और क्या सर्च कर सकता है यूजर आके, फूड सर्च कर सकता है यूजर, फिर फास्ट फूड कर सकता है यूजर सर्च आके, रेस्टोरेंट कर सकता है यूजर आके सर्च, कुछ ऐसे ही रेस्टोरेंट। तो मैंने कहा कि कोई 4-5 अपने कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब मेरा सर्च इंजन जो है वो काम करेगा मेरी एसईओ के ऊपर, उससे वो कीवर्ड्स को मेनली मैच करते हैं। कीवर्ड्स किस तरह से मैच करते हैं, जो कीवर्ड्स यूजर ने सर्च किए हैं और जो हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर अटैच किए हुए हैं पहले से, अगर वो मैच करते हैं हमारी एसईओ की रैंकिंग बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये मैच कर रहा है, बेस्ट मेरे कीवर्ड से मैच कर रहा है वो बेस्ट, ये लेट्स सपोज मेरा एक यूजर है बट ये मेरा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। बेस्ट मैच कर रहा है, फूड मैच कर रहा है, फास्ट फूड मैच कर रहा है, रेस्टोरेंट मैच कर रहा है। इस तरह से जब आपके ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, आपकी एसईओ ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। वापस से ये चीज पूरी की पूरी एसईओ सिर्फ मेटा टैग्स के ऊपर बेस नहीं कर रही है, बट ये उनका एक पार्ट जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटा टैग्स ये, ठीक है। ये मैंने आपको कर देगा तो जो जितने बेस्ट होंगे हर एक की जो क्वालिटी वो बेहतर होगी, बिल्कुल सारी आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मैं देखो 2 मिनट दे मुझे बस, अच्छा 1 मिनट दे मुझे, फिर 1 मिनट दे।
अच्छा, तो मैं क्या क्या बात कर रहा था, आप क्या बात कर रहे थे कि अगर हम लोग बेस्ट वगैरह सर्च करें तो सारे के सारे टॉप के ऊपर आ जाएंगे। अब वहां पर यही बात आ जाती है कि बाकी सभी की एसईओ जो है रैंकिंग किस तरह से हुई है, उनकी बेहतर हुई है या नहीं हुई है। अगर उन्होंने जब आप अपनी एक एप्लीकेशन बनाते हो ना, वहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका मेटा टैग्स के ऊपर काम नहीं हो रहा था, पूरी पूरी एसईओ के ऊपर काम हो रहा था। ठीक है, क्या करते हैं, उनकी रैंकिंग को टूल्स के थ्रू बेहतर करते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर करते हैं। अब इस तरह से क्या होगा, जिस एप्लीकेशन की भी जो एसईओ वो बेहतर होगी ना, वो टॉप के ऊपर आएगी। अब यहाँ पे मैंने अगर ये सारे के सारे कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी जाके सर्च करे और मेरी एप्लीकेशन उसके सामने आ जाए, क्योंकि ये जो है वो तो बहुत बेसिक चीज होती है। क्या बात कर रहे हो? उसमें तो भी काफी चीजें आनी सर हैं। एग्जैक्टली, एसईओ सेपरेट हमेशा, अगर जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हो, एसईओ सेपरेट चीज है। एसईओ आप अपनी एप्लीकेशंस की करवाते ही करवाते हो। यहाँ पे बस ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है मेटा टैग्स का, क्योंकि हमारे कोड में अटैच है, जैसे मैंने आपको ये बताया। सर वो तो हमारी फील्ड ही नहीं। एग्जैक्टली, आपकी फील्ड है। बस यहाँ पे हमारे पास कुछ मेटा टैग्स है ना, मैंने उसके बारे में आपको बताया। हो गया मिस, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यूएसबी है किसी के पास? यस सर, ठीक है। हम लोग अभी बाहर जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में सबने अपने लैपटॉप्स लेकर आने हैं, जहाँ बैठे लाइव कोडिंग करेंगे हम लोग, और यूएसबी नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे सभी ने। तो आप लोग रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो मैं आपको दे दिया करूंगा डेली की डेली, है ना? चले जी, अब जो है हम लोग इसको ऑफ करते हैं। कोड तो यार में क्या है, इसमें भी तो कुछ किए नहीं बस हमने। फॉर्मेट ऑन करना था। वीडियो आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। चले जी, वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं शेयर करूंगा, वो आपको खुद शेयर कर देंगे, ठीक है। 25 में आपको फिर बैच ही 25 होगा, एक और बैच स्टार्ट होगा, आप उसमें अंदर हो ऐड हो गए फिर शायद आपका एक और शाम को एक हो कोई बैच होगा आपका। टाइमिंग यही है, तो फिर अब जब आप पता करें जरा उससे जाके। नहीं, एसएसडी की हमें इसके अंदर जरूरत नहीं है, आपके पास डिवाइस ठीक ठाक है। देखो अभी तो सपोर्ट करेगी, आगे जाके नहीं कर, आगे नहीं करेगी। इसमें हार्ड हार्ड कितनी है हार्ड आपकी? हार्ड है आई थिंक 256। देखो हार्ड ठीक है, हार्ड का मसला नहीं है, रैम ठीक है, रैम का होगा, अभी नहीं होगा, आगे जाके जरूर होगा जब हम लोग करेंगे। एसएसडी कवर नहीं कर एसएसडी कवर कर लेगी, लेकिन अगर आप नहीं करवाते तो उसके मसला बनेगा आपको, ठीक है। आप वहां जाएंगे ऑफिस में और वहां पता करेंगे कि आपको किस ग्रुप में ऐड किया गया। एडिटर में यूज कर सकते हो कोई भी, लाइक आपके पास सप्लाई टेक्स्ट होता है वो यूज करो, विम यूज करते हो, नोटपैड प्लस प्लस को यूज कर सकते हो, ये सारे एडिटर्स ही हैं, इसी को भी यूज कर सकते हो। इम्प्रूव करना चाहिए उसके लिए बेस कोड बेटर आएगा। उसके लिए VS कोड सबसे बेहतर रहेगा यार, क्योंकि इसके अंदर आपको शॉर्टकट आप समझ जाओ।